आजकल ये देखा है कि एक वीडियो कॉल आता है और फिर उसके बाद उसमें एक वीडियो चला दिया जाता है विच इज़ एक्चुअली एडल्ट वीडियो, और उसके बाद उसको फंसाया जाता है कि तूने वीडियो देखा, उसका एक कॉल रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें बचने का कैसे क्या होता है सर? सबसे पहले सीधा उनको बोलो तेरे पे जो होता हो कर ले। मान लीजिए कि कोई एक्सटोर्शन, जैसे यहाँ एक्सटोर्शन में फंस गया है, सोशल मीडिया एक्सटोर्शन में फंस गया है, पर जब उसको पता लगा तो बाहर कैसे निकलेगा? गो टू योर नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एंड फाइल एन FIR अगेंस्ट हिम। बिल्कुल उस पर कार्रवाई होती है। लोगों के पैसे आए भी हैं। ओके, बिल्कुल आते हैं सर, लोग पकड़े भी जाते हैं। एक इंसान जिसने लो नहीं किया है वो अपना वकील खुद बन सकता ही हैज ऑल द राइट टू अपीयर इन द कोर्ट। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वकील कानून से ऊपर है? काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। ये मोबाइल किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ये आपको हीरो बना सकता है तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आए दिन आप लोग देखते हैं कि आपके साथ किसी ना किसी के साथ इस देश में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऑनलाइन फ्रॉड जरूर हो रहा होता है, चाहे वो OTP फ्रॉड हो या फिर किसी लिंक को क्लिक करके आपके खाते को खाली करने वाला फ्रॉड हो। इन सब फ्रॉड से कैसे बचें, क्या करें? प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप ये आज का सेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का, कैसे उससे बचना है, वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज के इस अरविंद अरोड़ा शो में हमारे साथ एक बहुत ही रिनोन एडवोकेट हैं जो आपको स्पेसिफिकली ऑनलाइन क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना है, और अगर आपके साथ हो चुका है तो उससे बाहर कैसे निकलना है, इसके बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ इस अरविंद अरोड़ा शो में शामिल हैं मिस्टर सागर पंघाल, जो कि खुद एक एडवोकेट हैं, एक ऑथर हैं, एक एजुकेटर हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं। इन्होंने पुणे के एक रिनोन इंस्टीट्यूट से लॉ की पढ़ाई की और अब ये PhD कर रहे हैं, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम इस सेशन में इनसे ही जानेंगे। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सागर पंघाल। थैंक यू सो मच अरविंद जी। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। और लोग आपको ईमेल्स करते हैं, अप्रोच लगाते हैं, सोर्स लगाते हैं, लेकिन आपने मेरे को टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड हालांकि कभी KBC तो नहीं गया, बट ये आपकी ये सीट भी काफ़ी हॉट सीट है। कंफर्टेबल फील करवा दिया है। मैं भी थोड़ा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि आज तक हमने ऑलमोस्ट कितने 32-33 पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन कभी एडवोकेट के साथ, यानी कि एक वकील के साथ कभी पॉडकास्ट नहीं किया है। पर इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज से 6 महीने छोड़ दें तो कभी मुझे वकीलों के काम नहीं पड़े, लेकिन 6 महीनों में लिटरली बहुत वकीलों के काम पड़े हैं, और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या हो रहा होगा। तो चलिए पहले एजेंडा सेट करते हैं। आज हम इस एपिसोड में क्या जानने वाले हैं? ऑनलाइन फ्रॉड्स। ये हर दिन आप सुनते हैं ना, OTP वाला फ्रॉड हो गया, या फिर लिंक को क्लिक करने वाला फ्रॉड हो गया, पैसे गायब हो गए, या फिर आजकल इन्फ्लुएंसर आप बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं। देखिए, बनना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएटेड हैं। आजकल यूट्यूबर्स को टारगेट करना बड़ा आसान है। अगर आप टारगेट हो रहे हैं किसी तरीके से भी, ऑडियंस के थ्रू, या फिर कोई केस आपके ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप सुनते होंगे कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिन पे FIR हो चुकी है, उन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है। अगर आप YouTube पे किसी एडवोकेट को ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर का एडवोकेट, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को साझा कर सकते हैं और उससे बाहर भी निकल सकते हैं। यही आज का एजेंडा है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जी, एक वार्निंग है जो हम हमेशा देते हैं। हाँ जी, कि क्वेश्चन कभी कंट्रोवर्शियल नहीं होते, आंसर्स क्वेश्चंस को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, आई एम रेडी। शुरू करते हैं सवालों की बौछार। लेकिन उससे पहले सागर भाई, हमें जानना चाहते हैं लो ही क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है आज की इंडियन सोसाइटी में, माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हो, बोलते हैं यार मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। आज तक हम लोग बचपन से यही सुनने हैं। और मैं भी इनफैक्ट जब मैंने अपना करियर चूज़ करने की बात आई तो मैंने इंजीनियरिंग को चूज़ किया, लो को तो नहीं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा सा था तभी से मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी उदय सिंह नंबरदार, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि कि घर में एक लॉयर होना चाहिए। तो उन्होंने, जो बड़े भाई हैं वो अपना डिफरेंट फील्ड्स में गए, इंजीनियरिंग आपकी तरह। उनको ये लगा कि सागर में ये चीज़ लगती है कि यार, ही वाज लाइक आई वांट यू टू बी अ लॉयर। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी प्रेरित किया। इनफैक्ट मैं जब छोटा सा था तब मुझे उंगली पकड़ के मेरे को कोर्ट में लेके जाने लग गए थे, सिर्फ कोर्ट कचहरी के काम समझाने के लिए कि कैसे क्या काम होते हैं, कैसे हमारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं,
कौन जज होता है, कैसे कौन रीडर होता है, उसके साइड में स्टेनो बैठता है, वकील कहाँ खड़े होते हैं। मैं तो बिल्कुल छोटा सा था उस टाइम, तो उस टाइम से वो मेरे को समझाने लगे थे। तो मेरे को एक स्टार्टिंग से कितना एक पैशनेट लगा, और नोबल प्रोफेशन तो ये है ही। तो इस तरीके से मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ टुवर्ड्स परसुइंग लॉ। प्लस इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो सर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें यू हैव द एक्सेस टू जस्टिस बेसिकली, राइट। अगर आप किसी को कोई एग्रीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या कोई एग्रीड पार्टी है, आप उनको रिलीफ दिलवा सकते हो थ्रू कोर्ट, थ्रू हाई कोर्ट्स एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो एक एक्सेस टू जस्टिस तो है ही इसमें। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली। इनके दादाजी, आपके जी, दादाजी, जी। इनके दादाजी चाहते थे कि घर पे कोई वकील हो। ऐसे ये चीज़ मैंने भी फील की है कि घर पे आपका एक वकील, एक डॉक्टर और एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके घर का ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आपका पता नहीं। बट ये बहुत सही बात है, आपने नोबल प्रोफेशन को चुना, और ये मुझे लगता है कि लिटरली बहुत नोबल प्रोफेशन है। लेकिन कई लोग अपने इस प्रोफेशन का फ़ायदा भी उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो उनके ऊपर भी पहले बात कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने ऑब्वियसली आपके लिए कोई भी इंसान आता है तो आप क्लाइंट है, वो आपके लिए आपको जब पैसा देता है तो इसका मतलब हमको वो सही है गलत उसे बचाने का काम करना है उस वकील को, वकील का यही काम है। तो मैं आपने 2 गहरे सवाल पूछने वाला हूँ आपसे। पहला गहरा सवाल ये है कि कई बार बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैंने सिर्फ चीज़ें देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं और लोगों से सुना है, वकील भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, बट द थिंग इज़ मैं इसमें 1-2 चीज़ें जो मुझे कमियां लगती हैं जो मैं मतलब बताना चाहूँगा। वैसे तो आपकी बात ठीक है, देखो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हर किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जॉब में, आप कहीं पे भी चले जाएं, हर तरह के लोग होते हैं। जैसे हमारे प्रोफेशन में एक जो चीज़ मुझे जो बहुत लगता है कि विच आई लीस्ट लाइक अबाउट माई जॉब इज़ दी फॉल्स होप्स टूवर्ड्स द क्लाइंट्स। वो नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है सर, कई बार लॉयर्स का भी क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि अरे ये आपका ये काम है, 2 डेट्स में हो जाएगा, 3 डेट्स में हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोई सिविल सूट है जो उनको पता है कि जो चलेगा 1-1.5 साल या जितना भी टाइम फ्रेम है, थोड़ा लंबा चलते हैं सिविल सूट एंड ऑल, या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऐसी हैं जिसमें उनको पता है कि इन्वेस्टिगेशन और उन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, बयान होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे फिर उसके बाद। तो जो फॉल्स होप्स क्लाइंट्स को कभी नहीं देना चाहिए। सेकेंडली, एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी टुवर्ड्स द क्लाइंट भगवान होता है हमारे लिए, राइट। उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कि देखिए सर ये है, ये इसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे आपके उसमें, ये केस होगा, ऐसे पुलिस उस पर वो करेगी, ये हम आर्ग्यूमेंट्स करेंगे और इस तरह से काम चलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी अगर होती है तो आप क्लाइंट्स का विश्वास अगर जीतते हो, वो सबसे मेन चीज़ होती है, राइट। एक कोई भी वकील अगर कोई केस बिगाड़ देता है तो सर वकील का तो, या वकील केस नहीं बिगाड़ता, सपोज कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि क्लाइंट को रिलीफ नहीं मिलता है, वकील का तो दिन खराब होता है, उसकी ज़िंदगी खराब होती है। करेक्ट। तो सर इस चीज़ को समझना चाहिए, है ना। तो ये है, हम जैसे जब 5th ईयर में होते हैं तो हमारे लिए एक सब्जेक्ट आता है प्रोफेशनल एथिक्स। शायद मैंने उसको बहुत भली भांति और गहन तरीके से सब पढ़ा और समझा, एंड उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक ट्रैफिक पुलिस का, एक लेडी ट्रैफिक पुलिस थी, तो उसने चालान काटा किसी वकील का, और हालांकि उसको दिख गया, वकील ने गलत किया, मे बी रेड लाइट क्रॉस किया होगा, उसने रोका पुलिस वाली ने, और वो बाहर निकल के बोलता तुझे दिखता नहीं है कि ये एडवोकेट का स्टिकर लगाओ, तू जानती मैं कौन हूँ। Yes. और ये आर्ग्यूमेंट हुआ था बेसिकली, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, और एंड शी वाज क्राइंग इन दैट वीडियो। पर गलती, अब बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वकील कानून से ऊपर है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। एडवोकेट्स आर नॉट अबव द लॉ, है ना। लॉ इज सुप्रीम। ये जो हुआ, एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन एडवोकेट आप हैं, बट यू शुड ऑल्सो बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, राइट। तो आप उसको आप उनके उस पर कंप्लाई कीजिए, और आप उनके अगेंस्ट आपका जाने का कोई अधिकार नहीं बनता है ना। बेसिकली लॉ से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में जो चीज़ें नॉर्मल लोगों के लिए लिखी होती हैं, वही एडवोकेट्स के लिए भी लिखी होती हैं, राइट। तो ये चीज़ वो जो गलत है, वो तो देखिए गलत है, उसको तो मैं किसी भी तरीके से मैं उसको ठीक नहीं मानूंगा। चलिए अब लो प्रोफेशन पे आते हैं फटाफट से। जब वकालत पूरी होती है, पहले तो लो के प्रोफेशन को चुनना बड़ा हार्ड काम है, क्योंकि इतने आसानी से बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको कहीं अच्छे केसेस मिलते हैं। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि
अपनी डिग्री पूरी करने के बाद आपने सबसे पहले आपको कितने टाइम लगा एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट अर्न करने में, और अब आप कितना अर्न करते हैं? सबसे बड़ी बात तो लॉयर की कोई सैलरी नहीं होती, करेक्ट। हमारी फीस होती है। डिपेंड करता है केस टू केस, महीने टू महीना कितना, कौन सा कैसे केस और किस टाइप ऑफ कैसे टाइप ऑफ केसेस आ रहे हैं। छोटे केसेस भी करते हैं, बड़े केसेस भी करते हैं, मर्डर से रिलेटेड भी केसेस करते हैं। हो सकता है तो कभी छोटा, जिसमें जैसे अगर उसमें बोला जाए कि एक नॉर्मल बेल होती है, वो भी केसेस करते हैं। और सबकी जो फीस है वो बहुत वाइड है, मल्टी डाइवर्सिफाइड है, राइट। और रही बात सर लॉयर की, देखिए जो आप बता रहे हैं ना, पहले जो होता था, आज से 15 ईयर्स पहले लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन था कि अगर आप लॉ करेंगे तो आप वकालत में ही जाएंगे। आज के दिन ऐसा नहीं है। आज के दिन अगर आप वकालत में भी जा रहे हो, उसके साथ साथ आप कॉर्पोरेट लॉ में भी जा सकते हो, आप कंपनीज में जा सकते हो। अब आप यूट्यूबर हो, आपने A2 मोटिवेशन चैनल चलाया, आपने कौन से ईयर में चलाया था? 2018 समथिंग, राइट? 2018। हाँ सर, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सबसे पहले वो एक लॉयर सिक्योर करते हैं आज के दिन। और आप PSUs में जा सकते हो। कई जो तो चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आपने एक नॉर्मल BLLB 5 ईयर कोर्स किया, उसके बाद अगर आप LLM कर रहे हैं तो LLM में आपकी रैंकिंग के हिसाब से ही PSUs आपको हायर कर लेती हैं कि LLM कर लेना बाद में, कोई बात नहीं, जस्ट कम विद अस। तो सर अभी इसका एम्बिट जो है ना वो बहुत वाइड हो चुका है। और ये पहले की धारणा थी कि 5 साल करना पड़ेगा, 10 साल करना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रो करेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं, ये आपके माध्यम से मैं सब यंगस्टर्स को बताना चाहूँगा कि पहले जो एक धारणा थी कि 5-10 साल लगते हैं इस टाइप से, आज के दिन ऐसा कुछ नहीं है। आज के दिन अगर आप मेहनत करते हो, इफ़ यू आर स्पेसिफिक टुवर्ड्स योर गोल, तो आप बहुत जल्दी भी ग्रो कर लेते हो। अगर आप काम अच्छा करोगे, अगर आप अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाओगे, तो क्लाइंट आपको याद रखता है। और फिर ये माउथ ऑफ वर्ड के थ्रू ही ये एक तरह से प्रोफेशन धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रो करता है। आई हैव अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग ऑल्सो, लाइक जस्ट लाइक यू। आप केमिस्ट्री टीचर है ना, मैं लॉ पढ़ाता था। अरे अमेजिंग। हाँ, तो सर मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट था, साइड बाय साइड प्रैक्टिस चालू था। इसके बाद वो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन हैज़ अफेक्टेड ऑल द लॉयर्स वेरी बैडली, है ना। उसके बाद ठीक है सर, ग्रो करने लग रहे हैं और चल रहा है बढ़िया। बट फिर भी अगर मैं पूछूं ऑन एन एवरेज, एक लॉयर जो है, मतलब एक स्मार्ट लॉयर जिसको अच्छे केसेस मिल रहे हैं, मिनिमम कितना रेंज में कमा सकता है? देखिए उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो 1 करोड़ डेली का भी कमाते हैं। कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो शायद दिन का 5,000-10,000 भी कमाते हैं, 50,000 भी कमाते हैं। कुछ ऐसे लॉयर्स भी हैं जो करोड़ों की तो रिटेनरशिप फीस लेते हैं। रिटेनरशिप फीस का मतलब ये होता है कि अगर आप अरविंद अरोड़ा हैं, आप लॉयर हैं, मैं आपको बोलूँगा कि अरविंद अरोड़ा, आप किसी पर्टिकुलर कोई फर्म है, कोई कंपनी है, DLF को ही लगा लीजिए कि आप DLF मैं DLF हूँ, मैं आपको रिटेनरशिप फीस दूंगा कि आप DLF का कोई भी केस नहीं लड़ेंगे, आप DLF के किसी भी केस में अपीयर नहीं होंगे एज एन अपोजिट काउंसिल, और मैं उसका आपको करोड़ों रुपए दूंगा। अरे बाप, ऐसे भी लॉयर्स हैं, है ना। तो हर तरह का एक डाइवर्सिफाइड चीज़ें होती हैं सर। आज के टाइम पे आप सिर्फ लॉ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि सर ने किया। ये पढ़ाते भी थे लॉ के स्टूडेंट्स को, तो वहाँ से अर्निंग होती थी। इसके अलावा ये अपनी प्रैक्टिस भी करते थे, केसेस भी देखते थे। अभी इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, बाय द वे। चैनल का नाम क्या है? बहुत अच्छा लगा था मुझे, सर आप बताइए। वकालत इनसाइट्स। वकालत इनसाइट्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाइए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगी। तो इनसे कैसे कनेक्ट होंगे? यूट्यूब के थ्रू। क्योंकि सर देखिए कई बार क्या होता है ना, आजकल लोगों को वकालत की गहराइयाँ नहीं पता। एग्जैक्टली। मैं उस पर वकालत की गहराइयाँ बताऊंगा, बेसिकली इनसाइड वकालत जाके। आपको मैं ये बता देता हूँ कि केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और एडवोकेट्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। उसके कारण को जान लेते हैं थोड़ा सा, सर से बात करेंगे। इसमें मैं आपको बीच में शायद इंटरप्ट करूंगा। हाँ। जब मैंने क्लैट का एग्जाम दिया 2014 में, उस टाइम पे अराउंड सिर्फ 15,000 बच्चों ने दिया था। मैं रोहतक से आता हूँ सर, मैं रोहतक सिटी से बिलोंग करता हूँ। रोहतक में कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि क्लैट का एग्जाम क्या होता है। और उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह पे आपको आज के दिन तो आप यूट्यूब पे क्लैट लिखो, आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगी। उस टाइम पे तो अगर यूट्यूब पे लिखते थे ना, तो लिखा आता था, अगर यूट्यूब पे आप क्लैट भी लिखोगे या एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो लिखा आता था उप्स। अब इसके मतलब दे गाइस डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। वो 15,000 लोगों का जो कैंडिडेट्स उस टाइम पे होते थे जो इस एग्जाम में बैठते थे, अभी लास्ट ईयर अराउंड 1.5 लाख के आसपास लोगों ने दिया है। तो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। और मुझे इतना भी पता है, आने वाले सर 2030 तक आप देखना, जो दौर 2010 में इंजीनियरिंग का था, वो दौर 2030 में लॉ का होगा। एंड आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड। अब इन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोली है कि अगले 10 साल में वकीलों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी। उसके कारण जान लेते हैं। इंडिया में
क्यों लगता है आपको कि अगले 10 साल में वकीलों और जजेस और ये कोर्ट रूम्स उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है? देखिए सर, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, वो अपने अधिकार भी जान रहे हैं, और वो ये भी जान रहे हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग माई राइट देन आई हैव द राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। ट्रू। राइट। तो उसमें क्या होता है कि अब वो पहले वाला ज़माना गया, पंचायतें बैठ के, गांव में पंचायत बैठ के आपसी विचार विमर्श करके, सलाह मशवरा करके और ऐसे करके वो चीज़ों को लेट गो कर देते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि लोग कोर्ट में जाने से घबराते नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अगर आपके किसी भी राइट का वॉयलेट हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, तो यू शुड अप्रोच द कोर्ट। चलो एक हाइपोथेटिकल क्विज करते हैं सर के साथ। मान लीजिए हाइपोथेटिकली, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में शायद जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, आप इंडिया के लॉ मिनिस्टर बन गए। ओके। सपोज करते हैं कि यू वर बी दी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज़ जो आप बदलेंगे अपने 5 साल के करियर में, कार्यकाल में आप सोचेंगे ये तो मैं बदल के ही जाऊँगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो क्या होगा? सर सबसे पहले तो ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो मैं इतनी कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं उनको फंड्स दिए जाएं और हमारे कोर्ट्स की जो हालत है वो सुधारी जाए। दूसरा, एडवोकेट्स से स्पेशली मैं अपील करूँगा कि जितने भी बार इलेक्शंस होते हैं, जितने भी बार से रिलेटेड, जैसे डिस्ट्रिक्ट बार्स होते हैं, हाई कोर्ट बार्स होते हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी है, तो जितने भी बार एसोसिएशंस हैं, जब भी इलेक्शंस कंडक्ट हो तो वो कास्ट बेस्ड इलेक्शंस ना कराएं। क्योंकि सर हमारा काला कोट ही हमारी जाति है, हमारा काला कोट ही हमारा धर्म है, और यही हमारा प्रोफेशन है। बहुत बढ़िया। तो इस चीज़ से मैं अपील करूँगा, ये तो मैं मतलब मैं जनरली मैं सोचता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। सेकेंडली, मैं सरकार से अपील करूँगा, सरकार की जितना से ज़्यादा जुडिशरी में जजेस की ज्वाइनिंग हो, उतना ज़्यादा हमारे देश के लिए भी बेहतर रहेगा, और एक हैसल फ्री वर्क होने के लिए भी ये एक बहुत अहम चीज़ रहेगी। एक और हाइपोथेटिकल सीन लेते हैं। आपने ना मूवीज देखी होगी इसके ऊपर बेस्ड, एडवोकेट्स के ऊपर बेस्ड, एक सनी देओल की मूवी देखी होगी, तारीख पे तारीख, isn't it? हाँ जी। तो वो मूवीज में होता है, असल जिंदगी में मैं भी कोर्ट गया हूँ पर सर से समझते हैं। जनरली क्या होता है, हम लोग कोर्ट का सीन कैसा इमेजिन करते हैं ना, आम जनता भी करती है और उनको लगता है ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मतलब यंग जनरेशन अभी कहाँ इतनी जल्दी कहीं कोर्ट में जाती है, डरते भी हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे लगता है उनको कि सामने एक जज बैठता है, इधर 2 कटघरे होते हैं, फिर जनता बैठती है सुनवाई के लिए। कुछ नहीं होता ऐसा। लोकल कोर्ट्स में तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होता है। नॉर्मल उनमें कभी नहीं होता। नॉर्मल कोर्ट्स में ऐसे खड़े रहते हैं बिल्कुल देसी की तरह, अरे जनाब ये रिलीफ दिलवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जनाब के उस पोडियम पे चढ़ने को हुए रहते हैं। तो ऐसा उसमें नहीं होता। हाँ, और कोर्ट ड्रामा में, और जैसा आप बता रहे तारीख पे तारीख और ये सब, ऐसा नहीं चलता सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, है ना। इनफैक्ट इस चीज़ में भी आपको देखना चाहिए, कई सारी मूवीज़ में आजकल कोर्ट्स को एक तरह से ऐसे यूज़ किया जाता है, इनफैक्ट सॉन्ग्स में भी, कि आप कोर्ट के किसी भी चीज़ की अवहेलना नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली सर एक हरियाणवी सॉन्ग आया, उस सॉन्ग के लिरिक्स ऐसे थे कि भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज के भी आवेंगे पसीने देख के। दिस इज वेरी डेरोगेटरी। ट्रू। कंप्लेंट हो गई, मैं क्या अब ला दे तू पसीने। तो ये सब गलत है सर। आप एक कोर्ट है, एक कोर्ट सिस्टम है, उसकी जो जुडिशरी की जो इज्जत है वो सबसे सर्वोपरि है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। उसके बढ़ के कुछ नहीं है। आजकल ये बहुत हो रहा है सर, मोबाइल ये डब्बा सबके हाथ में, लेकिन बहुत ही केयरलेसली इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते। कई बैंक से कॉल आ गया कि सर आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो रिन्यू करना है, आपके ये नंबर दीजिए, OTP दीजिए, लोग दे। वो ज़माना गया सर। अच्छा। अब ये भी हाई प्रोफाइल हो चुके हैं। अच्छा। ये भी एडवांस हो चुके हैं। अच्छा। साइबर फ्रॉडस्टर्स बेसिकली। हाँ। अब ये इतने तरह के नए नए साइबर स्कैम्स आ गए ना सर, जिसका मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कैसे? जैसे आपको एक फेडेक्स स्कैम आया। उसमें क्या होता है, आपको एक कॉल आएगा। हाँ। कि और वो कॉल पे इस तरह से बात करते हैं कि हेलो, मैं स्टेट मुंबई क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आपके नाम पे, आपके एड्रेस पे पार्सल डिलीवर हो रहा है। इस पार्सल में हमें गन, 3-4 फेक पासपोर्ट और कुछ ड्रग्स मिले हैं। अब आप इसका जवाब दीजिए कि कैसे हुआ। आप डर जाएंगे
कि यार ये मेरे उस पे तो नहीं हो रहा है। बोला आपके एड्रेस पे है, वी आर फाइलिंग अ कंप्लेंट, हम FIR दर्ज कर रहे हैं, आप अगर इस, फिर वो एकदम से क्या करेगा, वो एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा कि यार सर मेरे मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हम एक लॉयर का नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, आपकी बेल वेल का ये देख लेंगे। अब वो लॉयर को प्रोवाइड, वो लॉयर नहीं होता है, वो कोई एडवोकेट नहीं होता है, वो भी साइबर फ्रॉडस्टर ही होता है। और वो इस तरह से बात करता है कि अच्छा हाँ आपके इतने लगेंगे, इतने लाख लगेंगे, ये वो फलाना। सर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें, और वो अपने आप को कैसे इमिटेट करते हैं कि अपनी WhatsApp DP पे भी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का लगा के रखेंगे, इस तरह से आपसे बात करेंगे कि वो सरकारी अधिकारी हो बेसिकली। इसमें सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, पुलिस और एडवोकेट्स दोनों की इमेज टार्निश हो रही है। सही बात है। उसमें लोगों को ये लग रहा है अच्छा पुलिस ले दे के पैसा लेके काम वाम कर देगी, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, अच्छा एडवोकेट, सर वी आर एडवोकेट्स, वी आर नॉट एजेंट्स। उसमें फिर वो लोग ये सोचते हैं कि धारणा ये बन जाती है, अरे यार ये तो एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं, समझ रहे हो कैसे बाईपास होके ऐसे चीज़ें निकल के वो तो हमारा काम निकल जाएगा। इस तरह की कोरियर स्कैम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। ये देखा है कि एक वीडियो कॉल आता है स्पेसिफिकली, और फिर उसके बाद उसमें एक वीडियो चला दिया जाता है विच इज़ एक्चुअली एडल्ट वीडियो, और उसके बाद उसको फंसाया जाता है कि तूने वीडियो देखा, उसका एक कॉल रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है। ये केसेस भी हाँ जी, इसको बेसिकली जो आप बता रहे हैं ना, हाँ। इसको सेक्सटोर्शन बोला जाता है। ओके। होता क्या है कि आपके पास एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगा, हाँ। आप जैसे उस वीडियो कॉल को पिक करेंगे तो आपकी फेस की वीडियो को कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद आपको फ़ोन, बेशक आप 2 सेकंड करके फ़ोन कट कर दो, आपके फेस को कैप्चर किया। उसके बाद आपको 2-3 मिनट के बाद WhatsApp पे आपको किसी भी कोई एक न्यूड पर्सन के पिक्चर के साथ आपको भेज देंगे, और आपको कहेंगे कि या तो हमें 50,000 रुपये दे दो, 30,000, जितना भी अमाउंट, या तो हमें दे दो, अदरवाइज हम इसको वायरल कर देंगे। इसमें बचने का कैसे क्या होता है, सबसे पहले जाके एक साइबर क्राइम पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज करा के आओ टू योर नियरेस्ट साइबर क्राइम, या फिर इसके साथ साथ आप नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे भी जाके आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे कि फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपके जो क्लोज वंस है, फादर मदर ब्रदर या किसी को भी, वो पिक्चर भेज भी देंगे कि देखो वी आर वार्निंग यू, या तो पैसे दे दो या हम इसको लीक कर देंगे। उनको बोलो भाई जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कर रहा। वो 10-15 लोगों तक भेजते हैं, फिर उनके इरादे प्रस्त हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं करते। अभी एक्सटॉर्शन की बात चल रही है, तो एक तरह का और एक्सटॉर्शन है जो शायद पहली बार ही आप लोग सुनेंगे, आपने शायद सुन रखा होगा, जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया एक्सटॉर्शन। जी, सोशल मीडिया एक्सटॉर्शन क्या होता है जनरली, और आपसे मैं पूछूंगा कि ऐसे केस में क्या करें। अगेन आपने वैसे आंसर पहले इसका दे दिया है, बट फिर भी रिकन्फर्म करेंगे। सोशल मीडिया एक्सटॉर्शन, कुछ लोग सोशल मीडिया पर हैं, उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। अब अगेन कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग बुरे होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे साइबर स्कैम्स हैं। ओके। है ना। एक स्पेशल जो सोशल मीडिया से ही रिलेटेड चलता है, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, आजकल डेटिंग ऐप्स आ गए हैं बहुत सारे, उनके थ्रू भी एक साइबर स्कैम किया जाता है। बेसिकली जो इंडिया में जो नाइजीरियन कम्युनिटी जो रहती है, वो ज़्यादातर ये स्कैम्स करती है। इसलिए इसको सब नहीं करते, ये नहीं कहूँगा, लेकिन नाइजीरियन कम्युनिटी से बिलोंग जो लोग करते हैं, वो कई सारे लोग इस स्कैम में पकड़े गए हैं। क्या करते हैं, आपको इंस्टाग्राम पे अप्रोच करेंगे, भाई साहब 4-4 लैपटॉप लेके बैठते हैं, 1 2 3 4 मल्टीपल अकाउंट से मल्टीपल लड़कियों से बात करते हैं। 15-20 दिन 25 दिन में के टाइम स्पेन में उनको अपने जाल में फंसाते हैं, प्यार का झांसा देके अपने जाल में फंसाते हैं। क्या पोर्ट्रे करते हैं कि वी आर लंदन बेस्ड डॉक्टर, वी आर UK बेस्ड डॉक्टर, एंड DP भी वही लगाएंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी वही लगाएंगे, अपने फोटोज जो अपलोड किए होते हैं वो भी ये लगाएंगे। अगला कोई बंदा देख भी रहा है तो उनको लगे कि यस इट इज़ ए जेन्युइन प्रोफाइल, बट वो होती नहीं है। अब वो फिर क्या करते हैं, आपको 20-25 दिन का जितना भी उनका एक टाइम फ्रेम रहता है, 1 महीना जो, उसके बाद आपको कहेंगे कि आई एम सेंडिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम लंदन, आई एम फ्लाइंग लंदन नेक्स्ट मंथ, आई एम फ्लाइंग टू इंडिया नेक्स्ट मंथ, और उससे पहले मैं आपको कुछ गिफ्ट्स भेज रहा हूँ जिसमें 20-30,000 पाउंड्स हैं, डॉलर्स हैं, 1 किलो गोल्ड है, या इस टाइप से करके आपको पूरा एल्योर करते हैं कि यस देयर इज अ पर्टिकुलर गिफ्ट फॉर यू। फिर आपको कॉल आता है एक कोरियर कंपनी से कि जी हमारे यहाँ पे आपको एक पार्सल मिला है आपके उससे, और ये आपका नाम शो कर रहा है, लेकिन ये विदेश से आया है, तो आप इसके ऊपर आपका कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और वो सब कुछ कन्वीनियंस फी वगैरह उसमें ऐड करवा देते हैं कि वो लगेगा, आप 50,000 रुपीज़ दे दीजिए। अब वो उस बंदे से रिकन्फर्म भी करती है कई बार लड़की कि ऐसे ऐसे, बोला हाँ यार प्लीज़ ये करना पड़ेगा, मेरा डॉक्टर का लाइसेंस इससे अटैच हो रखा है, इस तरह से कन्विंस करते हैं। कोई पायलट है तो कहता है कि मेरा पायलट का लाइसेंस इससे अटैच हो रखा है। अब वो बेचारी प्यार में अंधी है, वो
अच्छा 50,000 लगे, 50,000 सेंड कर दिए। फिर भी वो फिर भी नहीं मानते। 50,000 ऐड वो करने के बाद उसको बोलते हैं कि अरे ट्रांजैक्शन तो हो गई, मेरे पास तो पैसे पहुंचे ही नहीं। वो कहती है ट्रांजैक्शन तो हो गई मेरी तरफ से। वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हुआ, आपको 2 या 3 वर्किंग डेज में वापस आ जाएंगे, आप 50,000 और भेज दो, एक दोबारा अकाउंट वो कर दो। 1 लाख आ गए उनके पास जब तक वो करते हैं। और कई बार तो जो और भी ज़्यादा हाई प्रोफाइल है उनके पास उनके अकाउंट्स तक का एक्सेस आ जाता है। सर ये फ़ोन जो है ना, ये फ़ोन आपको इतना ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा, जितना इसके फ़ायदे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। थोड़ा सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्सटोर्शन, जैसे यहाँ से एक्सटोर्शन में फंस गया, सोशल मीडिया एक्सटोर्शन में फंस गया, वो फंस गया, निकल गए उसके पैसे, उसने दिए 2-4 लाख 5 लाख रुपए के नीचे आ गया वो, पर जब उसको पता लगा तो बाहर कैसे निकलेगा? उसका नुकसान है, मान ले, या फिर कुछ हो सकता है? गो टू योर नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एंड फाइल एन FIR अगेंस्ट हिम। बिल्कुल उस पर कार्रवाई होती है। लोगों के पैसे आए भी हैं, ओके, बिल्कुल आते हैं सर, लोग पकड़े भी जाते हैं। पुलिस अपनी जो कार्रवाई करती है वो करती भी है, आपके पैसे भी आपको वापस मिलते हैं, अगला जेल के अंदर भी जाता है, और मोस्टली केसेस में होता है। सर सरकार से बढ़ के आप कैसे कर सकते हो? आप कितने भी बड़े 30 मार खान हो, सरकार से बढ़ के कैसे हो सकते हो? कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आपको कंप्लेन करनी? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पे जाके। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये हम इसका लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उस पर क्लिक करो, कंप्लेंट डालो। आपसे एक सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। आप जब लॉ में आए तो आपका इंस्पिरेशन कौन था? कोई बॉलीवुड, कोई सेलिब्रिटी, या फिर लॉ से कोई पर्सन, या फिर ऐसे ही आपने किसी को यूट्यूब पे देखा उसे? देखिए सर, बॉलीवुड, सेलिब्रिटी और इन सब पे तो है नहीं सर। मेरे इंस्पिरेशन तो मेरे पापा, बड़े पापा और मेरे दोनों भाई। ओके सर, मेरे लिए तो मैं फैन, फॉलोइंग, फॉलोअर कुछ जो लगाना सर, मैं तो इनका ही हूँ। क्योंकि सर उनसे मैंने लाइफ में जो चीज़ें सीखी हैं, जो लाइफ में मैंने जो बेसिकली शिष्टाचार कमाए हैं, या जो मैंने अपनी एक सामाजिकता है जो उनसे मैंने सीखा है, उससे बढ़ के सर कुछ नहीं है। तो चलिए, फैमिली की जब बात निकली है तो थोड़ा उसमें घुस जाते हैं। जी बिल्कुल। आपके घर में आपके अलावा और कोई एडवोकेट भी है? नहीं सर, नहीं है ना। पर भविष्य में एक और एडवोकेट होने वाले? हाँ, भविष्य में। अभी मेरा रोका हुआ है। हाँ। तो रोका जिससे हुआ है वो भी एडवोकेट ही है। मैं बात? हाँ जी। अच्छा, एक और स्टेटमेंट मैं सोशल मीडिया में सुनता हूँ बहुत बार, 1-2 इन्फ्लुएंसर के मुंह से निकलता है कि अपना वकील खुद बनिए। हाँ जी। तो क्या लिटरली एक इंसान जिसने लॉ नहीं किया है वो अपना वकील खुद बन ही सकता है? हैज ऑल द राइट टू अपीयर इन द कोर्ट। अच्छा, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपके कानून, लॉ में लिखा हुआ है सर, आपको अगर किसी वकील को हायर नहीं करना है और आप चाहते हैं कि आप खुद ही प्लीड करना चाहते हैं कोर्ट में, तो यू हैव द राइट टू अपीयर इन द कोर्ट। आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। पर ये सेक्शंस और धाराएं तो उसको पता नहीं है। फिर वो आपको वो उसको जाननी उसके लिए वकालत इनसाइट्स को फॉलो करो। अरे वाह, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करो। क्या बात है, मतलब अपना वकील आप खुद बन सकते हो। उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। डिग्री की जरूरत नहीं है। अपना अगर आपके ऊपर केस है तो वो खुद भी लड़ सकते हो। चलिए, तो फाइनली बहुत सारे सवाल हमने पूछे हैं इनसे। कुछ और सवालों का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन पे आते हैं। पिक क्या कहती है? पिक्चर लेते हैं सर। बड़ी एक बहुत ही प्यारी पिक्चर है। आप बताइएगा कि पिक्चर का माहौल क्या था? ओह ओके, ये मेरे बड़े पापा हैं। ओके। बीच में पापा हैं, साइड में लोकेश भाई, रविंदर भाई और मैं। और ये जो पापा की गोद में है, ये अभी वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। लोकेश भाई की बेटी है, चित्राक्षी नाम है। तो ये हमारे पेट्रोल पंप है, तो पंप की पिक्चर है। एंड मौसम बड़ा सुहावना हो रखा था उस दिन, क्योंकि मेरा रोके का दिन था, रोके के लिए जाने लग रहे थे। ये पिक्चर जिसकी आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कशन किया है कि भी इनका रोका हो गया है, किनके साथ हुआ, आप लोग भी जानना चाहते होंगे। ये लीजिए। ओह ओके ओके ओके, ये हाई कोर्ट की पिक्चर है। ये हमारा फर्स्ट मैटर था, वी अपीयर फॉर अ मैटर टुगेदर। ये हमारी फर्स्ट अपीयरेंस थी। फर्स्ट उसमें हमारा जो नाम पे जजमेंट आया था, तो ये उसके बाद गया। मैं क्या, चलो ठीक है, एक लॉयर अटायर में एक पिक्चर तो हो जाए। मैं क्या तो आफ्टर द अपीयरेंस उसके बाद की पिक्चर है। आखिरी पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, और ये क्यों है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो दिन की पिक्चर है जब इनका सपना पूरा हुआ होगा
एडवोकेट बनने का, इनके हाथ में डिग्री दिख रही है, बाकी ये बताएंगे क्या है? हाँ जी, हाँ, ये मेरे डिग्री की है ना? पापा और मम्मी हैं और वी वेंट टू पुणे। ये लवले कैंपस ऊपर सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है उधर हमारा कॉन्वोकेशन हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब आए थे। अरे क्या बात। हाँ, तो ये उसकी है ये पिक्चर। अब हम चलते हैं हमारे एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर। आपको पता है कि रैपिड फायर में हम लोग बहुत सारे सेगमेंट्स लेते हैं, तो पहला जो सेगमेंट है वो है वन वर्ड। Which lawyer do you follow the most? नानी पालकी वाला। Who is your favorite actor? फेवरेट एक्टर बता दिया सर, फेवरेट एक्टर तो ऐसा वो नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र जी को हम बहुत मानते हैं। माय फादर रिजेंबल्स टू धर्मेंद्र जी अ लॉट। इनफैक्ट लोग तो बोलते भी हैं आसपास जितने भी हैं कि इनकी शक्ल बिल्कुल धर्मेंद्र जी पे मिलती है। इनफैक्ट पहले जब बचपन में थे पापा को इतना वो है कि हमने कई सारे फोटोज पापा वैसे खिंचाते थे जैसे सन्नी देओल और बॉबी देओल के साथ। अच्छा। वो धर्मेंद्र जी खिंचाते थे जैसे उन्होंने खिंचाते थे, वैसे ही हम जब छोटे छोटे थे मैं और लोकेश भाई, तब सनी देओल बॉबी देओल के उस एंगल में दिखाते थे, खींचते थे। हाँ जी। Physical strength और mental strength? Both. One word that motivates you a lot? When पापा says कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर लेगा तू। क्या बात है। अरे देखो ये लाइन है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। हाँ जी। तो पीछे अगर आपको कोई संभालने वाला हो तो, हाँ बिल्कुल, है ना। तो अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज रैपिड फायर क्वेश्चन। What do you like best about your job? किसी निर्दोष को या किसी भी क्लाइंट को जेल से बाहर निकालते हैं उस टाइम पे सर जो तसल्ली दिल को मिलती है ना, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा। रिसेंटली में एक केस था जिसमें एक इराकी सिटीजन था। ही वॉज फ्लाइंग फ्रॉम इराक टू लंदन, तो उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी दिल्ली। तो इराक से दिल्ली आया, दिल्ली से उसको लंदन जाना था। तो उसने वहाँ पे जिस एजेंट के थ्रू वो करवाया, तो उसने एजेंट ने उसको इराक टू दिल्ली तो भेज दिया, लेकिन दिल्ली से लंदन के लिए फेक पासपोर्ट बना दिया अर्जेंटीना का। और अब वो इराक से दिल्ली तो आया, 3 दिन रुका। जब वापस 3 दिन बाद उसकी जो फ्लाइट थी लंदन जाने के लिए, तब उसने वो फ्लाइट के लिए गया तो पकड़ लिया कस्टम वालों ने उधर फेक पासपोर्ट के, और उसको जेल में डाल दिया। उसके ऊपर आईबी के चार्जेस लगा दिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चार्जेस लगा दिए एज अ खुफिया एजेंट की तरह। कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें सिर्फ ये था कि एक व्यक्ति है, उसका ये नाम है और ये तिहाड़ जेल में बंद है, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आई वेंट देयर एंड जितना भी कहीं से पता लगा के इधर उधर से उकर करा के पूरा प्रोसीजर के थ्रू मैंने उसके बारे में पता लगाया। आई मेट हिम एंड द डे आई मेट हिम ही वॉज बिहाइंड द बार्स फ्रॉम पास्ट 3 months। उसके 3 महीने हो गए थे उसको जेल में रहते हुए। और सर उसके चेहरे पे मेरे से मिलते ही उसका, जब अंदर जेल में पुलिस वाले ने नाम लिया होगा कि आपसे कोई मिलने आया, तो जब वो आया, हालांकि उसके लैंग्वेज प्रॉब्लम तो था उसको, लेकिन थोड़ी बहुत समझ लेता था इंग्लिश। तो ही एकदम से वो रोने लगा जब मैं उससे मिला। वो इतना फ्रस्ट्रेट था, इतना वो था कि उसको ये पता था कि मेरी कोई गलती भी नहीं है, और एकदम अनजान देश में अनजान लोगों के बीच में आ गया। मैं उसको बोला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इधर। मैं कहा चल ठीक है भाई, उस पर वो करेंगे, केस पे काम करेंगे। मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एक ही बात बोलता, नो प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम। कुर्दिश लैंग्वेज आती है उसको, वो इंग्लिश और इस टाइप से आती नहीं थी। आईबी के चार्जेस उसके ऊपर लग गए। उसके बाद उसकी बेल हुई और एंड ही हैड फ्लाइट बैक टू इराक। तो उस केस के बाद उस सबसे बड़ी बात क्या थी, उसकी मदर जो है वो कैंसर से पीड़ित थी, और वो एक ही बात बोलती थी कि मेरा बेटा जासूस नहीं है। इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ इस केस में। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको एग्जिट वीज़ा मिला, जो कि हमारे सरकार ने हमको उसको दिया। और उस टाइम पे सर जो उसकी आंखों में जो खुशी थी, वो खुशी अगर हम ऐसे कमाते हैं इस प्रोफेशन के थ्रू, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक मोटिवेटिंग भी होता है, और हमें सबसे ज़्यादा वो अच्छा भी लगता है। डू यू कंसिडर द जॉब ऑफ लॉयर एज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब? यस, इंडिबिटेबली यस। व्हाई? इतना सारा वर्क प्रेशर आपके ऊपर रहता है, जहाँ पे सर जिंदगियाँ जुड़ी होती हैं। ट्रू। किसी भी परिवार का एक सदस्य अगर जेल में जाता है ना, तो वो सदस्य नहीं जाता है। True. उसके साथ साथ ये लगा लो जी, इतने सारे लोग जो अटैच है ना, वो सब डिप्रेस होते हैं। तो एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं, खानदान तक की जिंदगियां जुड़ी होती हैं अगर किसी का एक बंदा कोई जेल में जाता है तो। और सर उसको बाहर निकालना कितना जिम्मेदारी वाला काम है वो। सर मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब। डू यू लाइक घर का खाना और रेस्टोरेंट? घर का खाना ऑलवेज बेटर, और माँ के हाथ का खाना इज द बेस्ट। आपकी माँ के हाथ का जो खाना बनता है उसमें आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? छोले। छोले। हाँ। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज? आपने भूतिया हरकतें कहीं होती देखी? हाँ देखिए यार, ये तो हम सुनना चाहेंगे। कोचिंग के लिए आया था, इधर दिल्ली में था। Okay. और मैंने एक फ्लैट लिया, और उस फ्लैट में उस दिन
वो फ्लैट 1 BHK का था, मैं अकेला ही रहता था। तो 5th ईयर में थे उस टाइम पे। जब मैं रात को सोने जा रहा हूँ तो रात को सोते वक्त मेरी एक आदत है, मैं हमेशा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्क्रॉल वगैरह करता रहता हूँ। तो जब मैंने फ़ोन वोन रख दिया तो बिल्कुल रूम में शांति थी, कुछ नहीं था। सडनली क्या हुआ, किचन में ऐसा लगा कि कोई स्लैब से किसी ने जंप किया, और वो जो ऐसे आवाज़ आती है ना एकदम, वो आवाज़ आई मुझे। एक टाइम पे लग सकता है कि शायद धोखा भी हो, कुछ भी हो। आफ्टर लाइक मैंने देखा तो ऑब्जर्व तो किया, यार कुछ तो हुआ है, ऐसे कोई कूदा है। उसके बाद 15-20 सेकंड के आसपास कुछ ऐसे कुछ आवाज़ आने लगी, जो बिल्कुल लग रहा था कि कोई आदमी कर रहा है। उसके बाद वो बर्तन हिलने लगे जो सिंक में पड़े थे, बर्तन हिलने लगे। अब मेरे को लेजिट लग गया था कि कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि एक बार धोखा लग सकता है, 2 बार, तीसरी बार, और बिल्कुल ऐसा लग गया था कि इस रूम का, किचन का गेट बंद था और किचन में कुछ तो मौजूद है, कुछ तो है। बिल्कुल ये क्लियर हो गया था कि हाँ, आवाज़ आ रही है अंदर से और समथिंग इज प्रेजेंट देयर। और सबसे बड़ी बात, लाइट बंद थी, स्विच भी वहीं पे, उस किचन के गेट के नॉब के, डोर नॉब के जस्ट पास में स्विच। मैं क्या यार सागर, आज तो फंस गया। वाकई में मैं डर गया था। मैं क्या यार क्या करूँ अब, क्योंकि जो है और मेन गेट उसके पास ही। मैं क्या, कुछ ना कुछ तो मौजूद है, आज तो के बाबा रेल में के जेल में, वो कहते हैं ना, आज तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। मैं अब कोई वेपन भी नहीं मेरे पास, कोचिंग करता था और पढ़ता था, तो पेन रखा था मेरे पास। मैं क्या, देखी जाएगी आज तो, इस पेन को देख ले। एक रूल है हमेशा से सर मेरा बहुत क्लियर रहा है, देखो अगर भूत सामने आ भी जाए ना तो थपड़ा दो साले को। हाँ, थपड़ा दो, देखी जाएगी, देखो क्या होता है। कई बार अगर उसमें आपको टच करने की पावर है तो वो आप भी उसको टच कर सकते हो। सच बात। अगर वो आपको टच नहीं कर सकता है तो वो आपको मारता रहेगा, वो आप उसको मारते हो, किसी को कुछ फर्क ना पड़े। ठीक है, मेन बात ये भी है। तो वो इसका मेन मोटिव क्या है कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। मैंने पेन खोल लिया, अब वो वहां पे स्विच बोर्ड है और मेरे को वहां तक का जो सफर तय करना है। अब मुझे लगा कि वो मैं स्विच बोर्ड पे करूँगा और एकदम गेट खोल के हाथ ही पकड़ेगा सीधा। ये मैं अभी हंस रहा हूँ, उस टाइम नहीं हंस रहा था मैं। उस टाइम बिल्कुल लग रहा था कि आज तो गया। तो जैसे ही मैंने किया, मैंने सीधा लाइट जलाया और प्रेजेंस लग रहा था कि हाँ कुछ तो है मौजूद। मैंने सीधा पीछे जाके डोर नॉब करके मैंने जोर से पैर से मारा उसको, गेट को पूरा खींच के, और किचन की लाइट वगैरह जलाई, देखा तो कुछ नहीं। मैं क्या यार, ऐसे तो नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है सर, उस रूम में ही कुछ गड़बड़ थी, मैं सही बता रहा हूँ। पहले भी उसमें कुछ फील हुआ। जैसे मैं दिन में बाहर जाता था तो आता था तो मेरे अलमीरा तक के कपड़े हिले हुए मिलते थे, मेरे जो स्टडी टेबल पे जो सामान रखा था वो हिला हुआ मिलता था। मैं एक दिन वो केयर टेकर हूँ, मैं साले तू पीछे जो वापस रूम में आता है क्या? भैया नहीं, मेरे पास तो चाबी भी नहीं है, ऐसे ऐसे बोलता। मैं क्या, चलो मैंने उसको ऐसे मान लिया कि कुछ होगा। एक बार क्या हुआ कि उस टाइम पे एक डिलीवरी वाला, एक मैंने कुछ अमेजोन से कुछ पार्सल वगैरह मंगवाया था, वो पार्सल देने आया। मैंने कलेक्ट किया, मैंने गेट को बंद किया, लॉक किया, मैंने पूरा रोल किया, लॉक किया, और मैं जब तक अपने टेबल पे उस सामान को रख के खोलने के लिए आया तो मैंने देखा तो गेट इतना खुला हुआ कि यार मैं जिस चीज को लॉक कर चुका हूँ, अब ऐसा कई बार हैंडल का ये होता है, हैंडल ये होता है, वो खुल जाता है। मैं उसको पूरा लॉक कर चुका हूँ, उसके बाद वो कैसे खुल गया मैंने उस बात को भी जाने दिया था। लेकिन उस रात को जो हुआ उसके बाद तो मैं क्या भाई, अब नहीं रुकूंगा चाहे कुछ हो जाए। अगले दिन सुबह मैं बाद में कहीं और जाऊंगा, पहले रूम खाली करवाओ मेरा। तो ये हुआ। तो फाइनली पता किया कि क्या मिस्ट्री थी, कोई पता लगा? सर उसके बाद मैंने वो जो वहाँ के जो मालिक हैं वो दोस्ती हैं, उसके बाद वो बताया, उसका एक दिन फ़ोन आया, बोला भैया सही कह रहे थे यार, बोला ये नए मालिक भी छोड़ के जा रहे हैं, जो नए किराएदार है वो भी छोड़ के जा रहे हैं। मैं भाई तुम्हारे उसमें कुछ है, उसको या तो सील करवा दो या उसको कुछ हवन ववन करवा दो, ना तो कोई बेचारा मारा जाएगा बेफालतू में, है ना। हर किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि पेन उठा ले। कम से अटैक करना है चाहे पेन से करो, है ना। कहते हैं ना, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, पेन कैन समटाइम्स बी वेरी यूजफुल। What are the basic qualities that every good lawyer should have? केस के फैक्ट्स पे ध्यान दें, केस को अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से एनालाइज करें, रिसर्च करें, जजमेंट्स निकालें, और क्लाइंट को भरोसा दिलाएं कि सर आपका काम होगा, और अगर आप मेहनत करोगे केस पे तो आपका काम ज़रूर होगा। क्या आपको नहीं लगता कि लॉयर्स, मतलब कई लॉयर्स कई केसेस को जानबूझ के खींचते हैं जबकि वो ख़त्म हो सकते हैं? Yes. Sometimes I have seen that, which is not required. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप जज की लाइफ में कोई एक चीज़ बदलना चाहते तो क्या बदलते? इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है जुडिशरी में, उसको कम करो। सर अगर आपको एक सवाल अभी मुझसे पूछना हो तो आप क्या पूछना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं पूछना ही चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जो ये है
ये बड़ा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत हैवी भी है। थैंक यू। तो आप ये अभी 15 मिलियन तक का जो आपका सफ़र था, हाँ। उसमें सर आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, कमेंट सेक्शंस में बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आए होंगे। सिंस आप एक डिजिटल क्रिएटर हो, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट किया होगा। हाँ। आप उससे कैसे कोप अप होते हैं? मेरे साथ 2 से 3 बार बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है। एक बार जब पहली बार मैंने वो कंट्रोवर्सी फेस की थी, वो थी एक एग्ज़ाम था, जब ये पेंडेमिक आ गया तो नीट के एग्ज़ाम के लिए बोला था कि नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे लिए एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे पेंडेमिक हो चाहे नहीं हो, लोगों का करियर दाव पर होता है कि पूरे साल भर कोई तो 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि चाहे पेंडेमिक हो चाहे कुछ भी हो, बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाओ, उनका साल ख़राब हो जाएगा। बट ऑब्वियसली उस टाइम पे वो जो स्टेटमेंट था थोड़ा उल्टा हो गया, उल्टा पड़ गया। क्योंकि ऑब्वियसली 5-10% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, बाकी सबको आराम फैक्ट है ये तो। और वैसे भी हो सकता है, मैं उसको जनरल वे में देखूँ तो पेंडेमिक का टाइम था, बुरा टाइम था, कई लोग उसके लिए चिंतित भी थे, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा थॉट प्रोसेस था, बट उसके लिए मुझे पहली बार सोशल मीडिया का एक दूसरा रूप देखने को मिला। बिलीव इट और नॉट, मेरे रातों रात मेरे सोशल मीडिया पे, चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो चाहे मेरा यूट्यूब हो, गालियों से भर गया था। इट वॉज लाइक मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। एंड आई वॉज लाइक यार, किसी टीचर को, ठीक है मैंने एक बात रखी है अपनी, मुझे भी अधिकार है कोई बात कहने का, आप भी बोलिए, लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलिए। और पर उस दिन जो मैंने कमेंट सेक्शन देखा, और किसी टीचर को अगर बच्चे इतनी बुरी तरीके से अब्यूज़ कर रहे हो चैट सेक्शन में, दैट इज़ वेरी बैड एंड सैड। तो अब उसके बाद वो मैं फर्स्ट टाइम देखा था मैंने, और फिर मैंने समझा भी कि इन चीज़ों को टैकल कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे सोशल मीडिया को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ कोई भी आ जाए, 3-4 दिन उसका इम्पैक्ट रहता है, 5वें दिन नहीं रहता है। तो अभी तो मैं सीख गया हूँ 3-4 कंट्रोवर्सीज़ के बाद कि आप सोशल मीडिया बंद करो, अपने आप को आइसोलेट कर लो, कहीं और चले जाओ, उनको मत देखो। जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। वो एक लाइफ का बुरा सपना समझ के उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। 3-4 दिन के लिए मैंने उस वक्त सोशल मीडिया बंद किया, और उसके बाद 4 दिन बाद खोला, सब शांत हो गया था, ठंडा हो गया था। उसके बाद ऑब्वियसली आप सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, कभी कभार हमको नहीं पता लगता है। फिर मैं आया, मैं माफ़ी मांगी, और ये बाहर निकलने का सिंपल सा तरीका है। प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, आगे बढ़ते रहो, लाइफ को छोड़ो मत। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सही सलामत हो, आप कुछ भी वापस कमा लोगे। तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। ये तो सब आपने खुद नहीं कमाया है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अब आखिरी एक सवाल है जो कि हम हमेशा अपने गेस्ट से पूछते हैं। आपका लाइफ है, आपने प्रोफेशनल लाइफ जिया है, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, समझी होंगी, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट 3 ऐसी चीज़ें, 3 ऐसी सलाहें, वी कैन से एडवाइसेस, जो आप इनको देना चाहें ताकि वो लोग प्रोफेशनली बहुत ही सुदृढ़ होकर बाहर निकलें, डिग्री लेके, और सर्व करें। देखिए, सबसे पहला तो यही है कि आप मेहनत कीजिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत से ही सफलता आपको हासिल होती है। लॉ का प्रोफेशन बहुत वाइड है, इसका एम्बिट बहुत वाइड है। तो जितना ज़्यादा आप इसको खुरेदेंगे उतना ज़्यादा आप चमक के बाहर आएंगे, डायमंड की तरह। जितना ज़्यादा इसको घिसोगे उतना ज़्यादा उसमें चमक आएगी। और आप किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन से बचें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, फील्ड बहुत बड़े लेवल पे आप जब लॉयर बनते हो, आप पब्लिक एट लार्ज से मिलते हो, तो हर लोग एक तरह से नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। कई बार आपको इनफैक्ट कई सारे हमारे ऐसे सीनियर एडवोकेट्स की हेल्प लें। सीनियर एडवोकेट्स बहुत काम आते हैं कई चीज़ों में। जैसे हमारे मिस्टर प्रदीप राय हैं, SCBA के वाइस चेयरमैन। वो कम से कम 400 स्टूडेंट्स को एक टाइम पे 1 महीने में इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हमारे जूनियर्स के लिए जितना ज़्यादा वो करें, जो अपकमिंग है, जो इंटर्न्स हैं, उनके लिए जितना ज़्यादा वो करें। हम खुद करते हैं, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, हमारे इंटर्न्स हैं, हम उनके लिए खुद एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं, बहुत मदद करते हैं इंटर्नशिप में, काम सिखाने में। तो इस तरह से एक गाइडिंग हैंड हम तो बने हैं। आप जब बड़े हों तो आप भी बनो, तो आप अपनी यंगर जनरेशन को वो सब सिखा सको। तो एक लीगेसी है, एक फ्रेटर्निटी है, प्रोफेशन है, एक भाईचारा है, वो हमेशा से कायम रहा भी है और रहेगा भी। और आपको उसको ऐसे चलाने में, ऐसे एक स्मूथ रखने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और तीसरा ये है कि जो यंग लॉयर्स हैं, जो ग्रोइंग हैं, वो कभी भी फीस एक्सेप्ट करने का ना सोचें। अपना फीस उनकी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। जो जस्टिस आपको उनको दिलवाना चाहिए उस पर फोकस करें। प्रो बोनोज लें।
प्रो बोनोज लाइक आपका जो फ्री में जो केस लड़ते हैं, जो गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसका फ्री में केस लड़ते हैं, वैसे लड़ने चाहिए। कई सारे सीनियर एडवोकेट से हमने सुना भी है कि प्रो बोनोज आपको लाइफ में वहाँ लेके जा सकते हैं जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और गरीब की मदद करें तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। कम से कम फीस नहीं, दुआएं तो मिलेंगी, और दुआएं कई बार वो काम कर जाती हैं जो आपका पैसा और धन दौलत नहीं कर पाते। तो ये सारे संदेश हैं सर जो मैं अपने यंगस्टर्स और अपने जो ग्रोइंग हैं, जो इंटर्न्स हैं, जो अभी लॉ स्कूल्स में हैं, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं अभी लॉ स्कूल्स में, उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा। सो फाइनली हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और ये बड़ी मेरी ना एक दिली इच्छा थी कि ऐसी कोई सीरीज़ शुरू हो जिसमें हम लोग लीगली लोगों को कैसे हेल्प कर पाए। लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सेगमेंट्स इसी सीरीज़ में कुछ और लोगों को बुलाया जाए। और एक बार फिर से जब आपको ये पॉडकास्ट देखने को मिला और आप जब इससे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे जिनको अभी हम पूछ नहीं पाए सागर भाई से। तो आपको सिंपली क्या करना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है कि भैया सबसे पहले तो सागर भाई का कौन सा जवाब आपको सबसे अच्छा लगा, वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरी जगह पर होते तो सागर भाई से क्या सवाल पूछते, क्योंकि अगली बार जब हम इसी सीरीज़ में इनको वापस बुलाएंगे तो आपके नाम से आपका सवाल हम लोग सागर भाई से पूछेंगे। लीगल पचड़े बड़े तगड़े होते हैं लेकिन निकलना भी उनसे उतना ही ज़रूरी है। इसलिए फिर से आपसे कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपने लीगल एडवाइज़र को बड़ी स्मार्टली चुनिए, और एक लीगल एडवाइज़र सागर भाई मैं स्पेशली रेकमेंड करूँगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, और शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।